बिहार बीएड सीईटी 2019 को लेकर मैं रेगुलर आप लोगों के बीच वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं और आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोगों के मन में जो संशय है, उन सारे संशयों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग इससे संतुष्ट भी हैं। कुछ और नए प्रश्न जो है आज हमसे जो है कई आवेदकों ने पूछे हैं, तो इस वीडियो में मैं वही जो प्रश्न आप लोगों ने मुझे विभिन्न माध्यमों से पूछा है उनका उत्तर दूंगा। आज के अखबारों में एक खबर छपी है, खासकर हिंदुस्तान अखबार में, कि 14 कॉलेज के बाद बिहार के 70 और बीएड कॉलेज हैं जिनके मान्यता पर जो है तलवार लटक रही है, उनके अस्तित्व पर खतरा है और एनसीटीई हो सकता है कि आगामी बैठक में इन कॉलेजों की मान्यता जो है वह इस सेशन के लिए रद्द कर दे, क्योंकि ये कॉलेज जो है, जो मानक है बीएड कॉलेज होने के लिए, उसको पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद जो भी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया में कल से शामिल होंगे छात्र, वे काफ़ी उहापोह की स्थिति में है। उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्या होगा यदि मुझे जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा और मैं उस कॉलेज में नामांकन यदि ले लेता हूं और बाद में उसकी मान्यता जो है रद्द हो जाती है, तो फिर हमारा क्या होगा। देखिए, ये गंभीर प्रश्न है ही और बिहार में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले साल बहुत सारे छात्रों को जो है अल्पसंख्यक कॉलेज अलॉट कर दिया गया और ऐसे छात्र जब माइनॉरिटी कॉलेज नामांकन लेने पहुँचे तो कॉलेज वालों का कहना हुआ कि मैंने जो है नामांकन कर लिया है, जिन छात्रों का नामांकन लेना था उसकी मैंने सूची तैयार कर ली है, मैं एनओयू के द्वारा जो भेजी गई सूची है उसको मैं नहीं मानता हूं, मैं आप लोगों का एडमिशन नहीं लूँगा। और अंततः हुआ भी, काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद ऐसे छात्र जिसे माइनॉरिटी कॉलेज अलॉट हुए थे वे नामांकन से वंचित रह गए। तो समस्या तो है, क्या कीजिएगा, बिहार है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव वे में सोचिए और यह ज़रूर ध्यान रखिए कि 70 कॉलेज की मान्यता एक साथ यदि रद्द होती है तो फिर इन कॉलेजों में जो नामांकित छात्र होंगे उसके हित का भी जो ध्यान है वह एनसीटीई यदि नहीं भी रखे तो पटना हाई कोर्ट ज़रूर रखेगी। तो आप लोग इस खबर से विचलित नहीं हो, आप लोग कल से होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया में आराम से जो है भाग ले। उसके बाद मैं यह भी बता दूं कि कल 10 अप्रैल को जो फर्स्ट लिस्ट जारी होगी तो उनमें सभी अभ्यर्थियों का नाम और उसके कॉलेज के नाम नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मान लीजिए 65,000 स्टूडेंट अप्रॉक्स पास हुए हैं, तो उसमें जिन 35,000 छात्रों का विभिन्न कॉलेजों में नामांकन के लिए चयन होगा ना, मेधा अंक और आरक्षण के आधार पर, तो उन 35,000 छात्रों का जो नाम है वह लिस्ट में रहेगी और उसको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है ये भी आपको लिस्ट में रहेगी। तो ऐसे छात्र जिनके कुछ मार्क कम है, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आने की संभावना कम है, तो वो इससे विचलित नहीं होंगे। वह यह नहीं सोचे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, जिसका दूसरे लिस्ट में नाम शामिल होगा तो उनके लिए फिर ये जो 17 से 23 वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह खत्म होने के बाद 5 मई को आपको दूसरी कट ऑफ के लिए लिस्ट जारी होगी उपलब्ध सीटों के आधार पर। तो उसमें जो कम अंक वाले जिनका कर्ण की सूची में नाम शामिल नहीं होगा तो उनका नाम जो है दूसरी लिस्ट में जाकर के शामिल होगा। उनको तब पता चल पाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। और काउंसलिंग फीस भी ये 10 से 15 जो पेड करना है 10 से 15 तारीख के बीच, वह उन्हीं छात्रों को करना है जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में क्या हो, शामिल हो। तो ये भी आप लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन हमसे किए कि क्या सर सबको कॉलेज अलॉट किया जाएगा,
तो इसके संदर्भ में ये जानकारी हो गई। उसके बाद आज एक व्हाट्सएप मैसेज आया, किशनगंज के हाई स्कूल में नियुक्त अनट्रेंड टीचर हैं और उन्होंने यह मैसेज किया कि सर देखिए, ये जो काउंसलिंग होती है 17 से 23 के बीच जो काउंसलिंग होगी वह रोल नंबर वाइज होगी या मेरिट में जो अंक है उसके आधार पर होगी। तो मैं बता दूं कि पिछले साल जो है आपको रोल नंबर वाइज काउंसलिंग हुई थी, मेरिट के अंक के आधार पर नहीं हुई थी। और उनकी परेशानी ये भी था, उनका कहना था कि सर 18 को मुझे किशनगंज में जो है पोलिंग अफसर के रूप में जो है ज्वाइन करना है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं। तो मैं सलाह देना चाहूँगा अपने शिक्षक मित्र को कि आप जो है घबराए नहीं। आप 17 से पूर्व, यदि 17 को मान लीजिए आपके काउंसलिंग की तिथि आ जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा कर के काउंसलिंग करा करके फिर 18 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 18, 19, 20, 21 इसमें आपका यदि आता है काउंसलिंग के लिए नाम, तो आप एक आवेदन जो है पटना जा कर के NOU को दे दे कि इस तरह की कंडीशन है, तो निश्चित रूप से आपके आवेदन पर विचार होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। उनका यह भी कहना था कि 75 EBC में है, क्या चांसेज है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भागलपुर घंटाघर जिसका नाम आप बोले हैं वो मिलने की संभावना बहुत ही अधिक है। उसके बाद और भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। ज़्यादातर प्रश्न इसी को लेकर के है कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अब इससे पहले में भी मैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूं और कल अब लिस्ट जारी होने ही वाली है। तो आप लोग 24 घंटा का वेट कर ले ना, 24 घंटा बाद कल शाम तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में चयन हुआ या कि नहीं हुआ। उसके बाद जहाँ तक प्रमाण पत्रों की बात है, तो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट सबको नहीं बनाना है। बहुत सारे आवेदक ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या इनकम सर्टिफिकेट बनाना सबके लिए ज़रूरी है, सभी आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए? तो मेरा उत्तर है नहीं। इनकम सर्टिफिकेट केवल WBC के अंतर्गत जो आरक्षण का लाभ लेंगे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट क्या है, ज़रूरी है। सबके लिए इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कुछ PH और SMQ कोटा में शामिल जो कैंडिडेट है उसका कहना बार बार यही है कि सर हम लोगों के लिए तो अलग कोई सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। तो देखिए, आप लोगों के लिए अलग कोई सूची अभी तक यदि जारी नहीं हुई तो आप लोग घबराए नहीं। आप लोगों को हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा, क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। प्रत्येक कोटि में आपके लिए जो है 5% और 3% के हिसाब से जो है आरक्षण क्षैतिज रूप से दिया जाएगा और कल की सूची में आपको इसका लाभ स्पष्ट रूप से दिख पाएगा, यानी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ प्रश्न थे। तो अब मुख्य रह गई है कि कल अब देखिए सूची जारी होती है और उसमें किस तरह से सूची जारी होती है। तो आप लोग जो संशय हमसे बार बार पूछ रहे थे, तो जो मेरे अभी याददाश्त में था तो मैंने उनका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया। यदि इनके बाद भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अन्यथा मेरे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके पास है ही। तो इस वीडियो में इतना ही। इनको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।